कि आसपास की जगह पर ही अगर वहां पर वो आतंकी मौजूद हों जो कि भागे हों, जो इससे पहले भी है, तो सर्च ऑपरेशन चला करके कहीं ना कहीं प्रायोरिटी ये रहेगी सबसे पहले उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। थी बिल्कुल, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। लेकिन जनरल सिन्हा, जो पॉइंट मैं उठा रही थी और वो आंकड़े हम अपने दर्शकों के सामने बार बार रख रहे हैं, ये कहते हुए कि भाई डरने और घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीते 9 दिनों में 9 एनकाउंटर्स और 13 टेररिस्ट का खात्मा। जनरल सिन्हा, बीच में लगा कि जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं टेररिस्ट की, जिस तरह से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमने एक्शन देखा, वो उन पर जोरदार प्रहार किया गया है। लेकिन बीते 24 घंटे बताने के लिए काफी हैं कि ये जो पूरा नेटवर्क है ये कहीं ज्यादा डीप रूटेड है। जनरल सिन्हा, पहली बात तो ये है कि देखिए, इंटर फैक्टर का फैक्टर महत्वपूर्ण फैक्टर है कि पाकिस्तान चाहता है कि दिसंबर के पहले जितना आतंकवाद की घटना को अंजाम देना है कर दो और न्यूज में बने रहो। तो ये विंटर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा चीज है कि मेरा विश्वास है कि कुछ न कुछ तालिबानी जिहादीज को यहाँ कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग को इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से एक डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा कि टेरर स्ट्रक्चर के कौन लोग हैं, 700, 1000, 1200, 2000, उनका डाटाबेस करके उनको पूरी तरह से ध्वस्त करना पड़ेगा। ये देखो, बहुत चालाकी से जो हाइब्रिड वॉरफेयर पाकिस्तान कर रहा है टीआरएफ के बरकंदे से, ये बिल से निकलते हैं, डसते हैं, फिर बिल में घुस जाते हैं। हमको हर एक बिल को आइडेंटिफाई करके उसको ध्वस्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन मैसिव स्केल पे क्लींजिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह की वारदात होती रहेगी। हम इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं और ये डाटाबेस क्यों नहीं क्रिएट करते हैं कि वो कौन गद्दार हैं जो कश्मीर में बैठ के इस तरह की हरकत कर रहे हैं। भाई, कोई ना कोई तो हथियार पहुंचाता है, एम्यूनिशन देता है, खाना देता है, शेल्टर देता है, कोई ना कोई तो दे रहा है। वो कौन लोग हैं, पहले उसको तो ध्वस्त करो। पाकिस्तान को भी देखने की जरूरत है, लेकिन अपने ही देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं, जो पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, मॉरल सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, उनको ध्वस्त करने की जरूरत है ना। चाहे वो 700 है, 800, अभी 700 लोग को सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया है ना। सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये डसते हैं बिल में घुस जाते हैं, डसते हैं बिल में घुस जाते हैं। सब बिल को आइडेंटिफाई करके ध्वस्त करने की जरूरत है यदि हम शांति चाहते हैं। और एज ए पैरेलल हमको पाकिस्तान को भी डिफेंसिव मोड में डालना पड़ेगा। हमको अपनी हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल करके उनके टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि डिफेंसिव मोड में डालें। और अदिति, एक सवाल और, फिर उसके बाद इस पॉइंट को आप आगे एलैबोरेट कर सकती हैं। क्या ये वक्त आ गया है, अगर स्थिति और यहाँ से आगे गंभीर होती है, बिगड़ती है, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस अपनी स्टडी पर काम कर रहे होंगे, यहाँ से स्थिति और गंभीर होती है, तो वो लोग जो न केवल इसको पाल पोस रहे हैं बल्कि इसको खाद देते हैं अपनी विचारधारा से, उनको भी आइडेंटिफाई करके एक बार फिर से, चाहे वो नजरबंद हो, चाहे वो जो भी स्ट्रेटजी हो, वो करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सचिन, और साथ ही हमारे कई सहयोगी साथ में, मैं इस वक्त खालिद के पास जाना चाहती हूँ। खालिद, आप मुझे करेक्ट भी कीजिएगा कि बीते 16 दिनों में 11 हमले हैं जिनमें 11 हत्याएं हैं। ग्राउंड पर क्या फीलिंग है? क्योंकि 2 दिन पहले तक मैं वहाँ पर थी, वहाँ पर लगातार ये दिखाने की कोशिश जो लोकल्स हैं वो ये कर रहे हैं कि वो सॉलिडारिटी में, हमने यहाँ तक अपने दर्शकों को दिखाया कि 90s में जैसे मॉस से ऐलान हुआ था कश्मीरी पंडितों को हटाने के लिए, इस बार ये सुनिश्चित किया गया कि मॉस से इस तरह के ऐलान हो, मस्जिदों से ये ऐलान हो कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ की वो खड़ी है माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ। तो ग्राउंड पर इन अटैक्स को लेकर, और खासतौर पर जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरियों का हाथ नहीं है, उन्हें ये कहने की जरूरत क्या थी? कश्मीरियों को तो उनके अपने लीडर्स बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस बार जो किलिंग्स की हुई है उसके बाद खासकर एमएल बिंद्रू या फिर स्पिंदर कौर, उनकी हत्याओं के बाद जो मुफ्ती आजम है, ग्रैंड मुफ्ती है जम्मू कश्मीर के, वो दोनों जगह गए और दोनों फैमिली से मिले। और उसके बाद उन्होंने जो अपने शरीयत बोर्ड का एक इजलास भी बुलाया, उसमें ये भी कहा गया कि मस्जिदों से जो है ऐलान किया जाए कि हम माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ है, खासकर कश्मीरी पंडित जो है इस तरह का पलायन न हो। और मैं आपको बता दूं कि कई मस्जिदों से इस तरह के ऐलान भी देखने को मिले। वहीं कुछ जो 7 घर एमएल बिंद्रू के बाद पलायन कर चुके थे टेम्परेरीली, वो भी वापस आ गए हैं। कुलगाम और इसी कपरन इलाके के जो लोग गए थे वो भी वापस घर उनको लौटे हैं।
तो इस तरह का जो मास पलायन की अगर हम बात करें जो 90 के दशक में हमने देखा था, वो स्थिति अभी शायद उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेजॉरिटी कम्युनिटी ने इस बार जो है सॉलिडरिटी दिखाई है। और वही अगर हम बात करें जो अटैक्स हुए हैं, वो 12 जो किलिंग्स हुई है सिविलियंस की, अभी अगर हम बात करें तो उसमें जो है मुस्लिम्स भी है, जो सथानिया है उनको भी टारगेट किया गया है, जिसमें मोहम्मद शफी लोन है या गुलाम नबी है, या फिर 2 करण नगर में हुए थे वो किलिंग्स है। तो कल अगर हम बात करें तो सैगीर अहमद को भी गोली मार दी गई, और साथ में जो अरविंद थे उनको भी गोली मार दी गई। तो ये एक सॉफ्ट टारगेट देखते हैं और उसको फायर करते हैं। और जो पुलिस का कहना है कि ये कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि एक फेयर का माहौल यहाँ पर पैदा हो। लेकिन सवाल ये है कि जो नॉन लोकल्स की किलिंग सब कल से देखने को मिल रही है, वो बहुत ही बड़ा चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि जिस तरह से हजारों की तादाद में यहाँ विभिन्न राज्यों के लोग आते हैं, चाहे फिर वो बिहार के हैं, यूपी के हों, छत्तीसगढ़ के हों, कोलकाता के हों, तो उनको किस तरह से उनकी सुरक्षा उनको दी जाए, क्योंकि वो कश्मीर के विभिन्न इलाकों में होते हैं और दूर दराज इलाकों में काम करने जाते हैं। जैसे अभी आज की घटना की बात करें, बीच में रोक रहा हूं एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि बीच में तो बहुत लगातार ये संख्या तो 5 लाख 7 लाख से ऊपर तक अभी हमने देखा कि पर मंथ रिकॉर्ड की गई थी। टूरिस्ट भी होगा अच्छा खासा? जी, टूरिस्ट भी जो है अच्छा खासा इस बार आया है, और हालांकि इन किलिंग्स के बाद जो है कुछ हद तक उस पर भी असर पड़ा है, लेकिन अभी भी टूरिस्ट स्पॉट्स पे गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, तो टूरिस्ट का आना अभी रुका नहीं है। जिस तरह से हमने 2 दिन पहले बात की थी टूरिस्ट प्लेयर से, तो बुकिंग्स लगातार आ रही है और लोग आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी तक किसी टूरिस्ट को जो है निशाना नहीं बनाया गया है। ये पूरे अगर इन सिविलियन किलिंग्स की बात करें तो किसी भी टूरिस्ट के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, ना ही इस तरह का कोई हमला देखने को मिला है। जितने भी हमले हुए हैं, या फिर वो जो है टारगेट किलिंग या तो नॉन लोकल लेबर से, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, उनको टारगेट किया गया है, या फिर कश्मीरी पंडित का एक जो फार्मासिस्ट था एमएल बिंद्रू, उसको गोली मार दी गई। सिख कम्युनिटी की स्पिंदर कौर थी, उसको गोली मार दी गई। लेकिन साथ ही में अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को भी जो है टारगेट किया गया है यहाँ पर। तो अगर इस पूरे वर्ष की बात करें तो अब आज की 2 किलिंग्स को लगाकर अगर हम बात करें तो लगभग 31 सिविलियन किलिंग्स हुई हैं इस वर्ष में। लेकिन उसमें मैं आपको बता दूं लगभग 22 किलिंग्स जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी की है, मुस्लिम्स की है, और जो 8 किलिंग्स है वो माइनॉरिटी की है या नॉन लोकल्स की है। तो इससे ये बात भी साफ होती है कि टारगेट सॉफ्ट चुना जाता है। टारगेट सॉफ्ट चुना जाता है, ठीक है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन एक बात साहब, टारगेट सॉफ्ट चुना जाता है, लेकिन ये टारगेट कहीं ना कहीं उसने एक यूं कहीं कि न्यूज बनाई ना, कि जिस तरीके से एक नॉन कश्मीरी जो अपनी अर्निंग के लिए वापस आया, हालात वहां पर ठीक है और वो सॉफ्ट टारगेट है और उसे वहां पर मार दिया गया। यही तो शायद वो बुखलाया हुआ आतंकी अंडरग्राउंड वर्कर चाह रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो आपने बहुत अच्छा बोला सचिन। एक तो ये बात है क्योंकि अभी इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेज का मुकाबला कर पाएं, क्योंकि इनके पास हथियार और अम्यूनिशन की कमी है और ये 125 के करीब आतंकवादी रह गए। इसीलिए ये हाइब्रिड वारफेयर सॉफ्ट टारगेट की ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से इन्होंने कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख और जो कि नॉन लोकल वेंडर्स वगैरह जो दूसरी स्टेट से काम कर रहे हैं, याद रखो सचिन, ये वो लोग हैं जो कि समाज के अंदर मिल चुके हैं, जैसे आटे के अंदर नमक मिलता है, क्योंकि ये एक इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग वर्कर आते हैं, मैंने वहीं पर ब्रिगेड कमांड की है मच्छर सेक्टर में, मुझे पता है वहां से दूर दराज से लोग, बिहार से, बंगाल से, झारखंड से, यूपी से आते हैं लोग जो कि मजदूरी का काम करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा, इनको ये वापस जाना, ये वापस भागेंगे, वो एक अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी तक इन्होंने टूरिस्ट को टारगेट नहीं किया, पर इसको रूल आउट मत करें। ये इससे पहले कि कुछ ऐसा हादसा हो, आप इस पर सेफ्टी और सिक्योरिटी बरकरार करें, क्योंकि आपको ये आज से 3 महीने पहले हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस प्रकार का हाइब्रिड वारफेयर कर लेगा।
3 महीने पहले फरवरी में पाकिस्तान ने एक प्लॉय खेला, एक गेम खेला, उसने आपसे सीज फायर करवा लिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और क्योंकि उसका फोकस होना था अफगानिस्तान पे। अब अफगानिस्तान में उसने जीत हासिल कर ली है, तालिबान आ गया है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गई है, अब उसका सारा फोकस होगा भारत की तरफ ईस्टर्न फ्रंट पे। और ऐसे में मुझे लगता है हमें चौकन्ना रहना चाहिए। ये जो टूरिस्ट की बात हो रही है, रिकॉर्ड टाइम का टूरिस्ट आए हैं इस बार कश्मीर घाटी में, अगर टूरिस्ट पे कहीं हमला होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और आप कहोगे क्या हो सकता है, हो सकता है, मगर अभी तक इन्होंने इसलिए नहीं किया। अगर टूरिस्ट पे हमला होता है तो जो कॉमन मैन मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि होटल बंद हो जाएंगे और उसके बाद वहां दुकानें बंद हो जाएंगी, उससे उनको इम्पैक्ट होता है। मगर आने वाले समय में वहां पर जा रहे हैं, हमको नहीं करनी चाहिए इस तरीके की वारमोंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ठीक है फेयर एंड फेरोसिस का माहौल जरूर है, और लेकिन जैसा फिलहाल उसके बाद भी जो तस्वीरें आ रही हैं सर, वो तस्वीरें बताती कि जीरो टॉलरेंस है आतंक को लेकर के। लगातार 13 आतंकी उसके बाद 9 एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। इसमें लगातार वो आतंकी भी हैं जिन्होंने निशाना बनाया था वीरेंद्र पासवान, जो कि वहां पर एक नॉन कश्मीरी था, पानीपुरी गोलगप्पे लगाया करता था। 24 घंटे के भीतर उस आतंकी को भी मार गिराया गया था, और उसके बाद पूरा यकीन है यहां पर भी जैसे इस वक्त सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चल रहा है, फिलहाल उन आतंकियों को भी मार गिराया गया। इस वक्त हमने आपको दिखाया था कि इसके ऊपर कैसे सियासत शुरू हुई थी। महबूबा मुफ्ती ने जो है ट्वीट किया है, इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर के एक साउंड बाइट दिया था। महबूबा का एक ट्वीट आया, आई सुनते एक बार, आई देखते क्या है। कुलगाम में मजदूरों की हत्या पर महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट आया है कि निर्दोष नागरिकों की हत्या की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मारे गए लोगों के परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। कुलगाम में मजदूरों की हत्या पर यह महबूबा मुफ्ती कह रही है कि मारे गए लोगों के साथ मेरी संवेदना है, लेकिन ये संवेदना सिन्हा साहब तब कहां चली जाती है जब आप एक रैली में खड़े होकर के लोगों को भड़का करके कहीं ना कहीं कवर फायर देने की उसी आतंकी को जायज कोशिश करती। जब इस आतंकी को पक्की बात है 24 घंटे के भीतर मार गिराया जाएगा, जब ये कहती है कि वो जो मजदूर मरे तो सही है, निंदनीय है, लेकिन आतंकी मरता है तो वो भी तो गलत है। महबूबा ने कभी भी बुरहान वानी को कहा कि वो आतंकी है? महबूबा ने 700 750 स्टोन पेंटर्स को छोड़ दिया नहीं जेल से? क्या ये सच नहीं है? महबूबा अपना इमेज बिल्डिंग के लिए ये बात कह रही है कि वो निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा करती है। ये राजनीति खेल रही है। महबूबा जब सत्ता में थी, जब चीफ मिनिस्टर थी, तो आतंकवाद खत्म किया, पुलिस को नचाती थी और आतंकवादी को सपोर्ट करती थी। ये तो हम सब जानते हैं। तो इस तरह से गुमराह करने वाली, पॉलिटिक्स खेलने वाली जो स्टेटमेंट है, इससे हम लोग को प्रभावित नहीं होना चाहिए। 2 बातें मैं सचिन कहना चाहता हूं। पहला कि हमारी जो इमीडिएट स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हमारे यदि एक सिविलियन मारे जाते हैं तो कम से कम 50-100 आतंकी मारे जाने चाहिए, आतंकी सिंपैथाइज मारे जाने चाहिए। जब ये रेशियो हम मेंटेन करेंगे तो एक डेटरेंस के रूप में काम करेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, एक मेरी दिमाग में एक सोच आ रहा है, क्या वक्त आ गया है कि जो माइनॉरिटीज हैं कश्मीर में उनको हथियार दिया जाए, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, उनको अपने बचाने का तरीका दिया जाए। यदि पासवान के पास हथियार होता तो इतना आसानी से आतंकी मार के निकल जाता क्या? ये मेरे दिमाग में बात आया है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि एक क्यूआरटी बनाने की जरूरत है। जो हिंदू माइनॉरिटीज के जो यंग नौजवान लोग हैं, एक क्विक रिएक्शन टीम बनाए, उनको हथियार दो, वो गश्त लगाए, और जो ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस किस लिए सिन्हा साहब, आई एम सॉरी टू, जैसे कहते हैं कि मैं आपसे थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं, फिर तो सिक्योरिटी फोर्सेस किस ने जिनके पास हथियार दिए हुए सर? आम आदमी अगर हथियार उठा करके जो है, आम आदमी अगर ऐसे वाहिनी बना करके कहीं घूमेगा तो फिर वो सिक्योरिटी फोर्सेस क्या जिनके पास हथियार हैं, वो तो अपनी तरफ से, और उन पर पूरा भरोसा है, तभी तो ये बौखलाए हुए ना सर, क्योंकि इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पुंछ की तरफ से, इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं ये उरी की तरफ से, और उरी में जो है लेकर के आते हैं कि राशन हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे और उरी कैसे फेल हो जाता है। ये तभी तो कुछ जो छिपे हुए कुछ ऐसे वर्कर्स हैं, वरना कहां गया वो आइडियोलॉजी की बात और पाकिस्तान आर्म्स एंड एम्यूनिशन? क्यों बिल्कुल जैसे कहते हैं अंतिम सांसें गिनती हुई ये शायद लॉ है, तभी उसके कारण एक मैड डॉग की तरह बिहेव ये कर रहे हैं वहां पर जो भी लोग बचे हुए हैं। राजू केरनी जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल की बात आप करते हैं, सेना की तरफ से पूरा इलाका जो है
को सीज किया हुआ है। पूरे इलाके में सेना जो है उन्होंने अपने जो है इन्फिल्ट्रेशन के जो रूट्स थे उनके पूरे नजर रखी हुई है। और इसी तरह से उड़ी के इलाके में भी इन्फिल्ट्रेशन रूट जो है, कुपवाड़ा के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन रूट है, सेना उन पर नजर रखे हुए है। फिर भी कहीं अगर हम जब बात करते हैं कि कुछ मिलिटेंट अगर इंक्लूड करके आ जाते हैं तो उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही मार गिराया जाता है। लेकिन उनको इस तरफ जो सपोर्ट है वो सपोर्ट जो है लोगों की कुछ हद तक जो है वो दोबारा से रिवाइव हो रही है। क्योंकि अगर हम ये पुंछ के एनकाउंटर की बात करें तो इसमें जो अधिकारियों का कहना है कि पिछले 2-3 महीने से मिलिटेंट इस पूरे इलाके में जो है बीटी सेक्टर का जो इलाका है लगभग 40-45 किलोमीटर का ये फॉरेस्ट का इलाका, जंगल का इलाका है, पहाड़ियां हैं इस इलाके में, और ये दोनों जिलों में राजौरी और पुंछ जिलों के बीच में मिलता है। और मिलिटेंट्स का प्लान यहाँ पे जो है विंटर्स में इस जगह पे जो है अपना होल्ड बना के यहाँ से श्रीनगर जाने का है, ताकि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन होती है तो वो यहाँ पे आ सकें। यानी कि इस पूरी साजिश को हमें ये देखना होगा कि सप्लाई लाइन जो है वो पाकिस्तान से होगी और यहाँ पे कुछ ओवरग्राउंड वर्कर या स्लीपर सेल जिनको हम कहते हैं वो इनको जो है लॉजिस्टिक प्रोवाइड करें, खाने का सामान, जैसे आज से 15-20 साल पहले हुआ करता था। तो उस तरीके से इनको खाने का सामान यहाँ पे भी, हालांकि 2 लोगों को यहाँ पे पकड़ा भी है जिन्होंने मिलिटेंट्स को इतनी देर तक यहाँ पे राशन प्रोवाइड करते रहे हैं। तो ये सारी साजिश उसी का हिस्सा है ताकि कश्मीर घाटी में जो है लोगों की जो है किलिंग्स वो जारी रहे, हिंसा जारी रहे और पाकिस्तान से ऐसी कोशिशें रहें। हालांकि ये 2 महीने काफी क्रूशियल हैं कि दिसंबर के बाद यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन टोटल बंद हो जाएगी और उससे पहले पाकिस्तान की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन जो है वो करवा ले, क्योंकि अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं, बर्फबारी जो है हाई रीचेस पे 1-2 बारी जो है वो हो चुकी है। लेकिन जैसे भारी बर्फबारी होगी तो पासेस जो है अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, उनको क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इन्फिल्ट्रेशन जो है उस पर लगाम जो है इस किस्म से वो भी लग जाएगी और सेना को भी काफी एक आसानी रहेगी जो ट्रैक करने के लिए मिलिटेंट्स को और उनको शूट करने के लिए, क्योंकि इस समय घने जो है जंगल जो है बड़ी मुश्किल का सेना के लिए पैदा कर रहे हैं। जी सचिन। और सोहेल साहब, क्या यही एक फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पर मिलिटेंट्स की कि उनकी सप्लाई चेन, जिसे कहते हैं सप्लाई चेन रीढ़ की हड्डी ही सुरक्षा बलों ने तोड़ दी है? पाकिस्तान से उनकी सप्लाई नहीं, इन्फिल्ट्रेट वो कर नहीं पा रहे हैं, आका उनके जितने हैं वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, परिवार नहीं चाहते हैं कि वो अब टेररिस्ट वो जा करके बने, और ये एक अंतिम बौखलाहट है। उनको मालूम है कि सर्दियां आ गई तो किसी तरीके से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है तो जाएंगे कहाँ? नहीं, बिल्कुल सचिन, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि एक ये बौखलाहट वाली हालत आ गई है यहाँ पर। जैसा कि पहले खालिद ने बताया था, मैं उस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे भी कई टेन्योर, 60 टेन्योर मेरे जम्मू कश्मीर में रहे, मेरे कई मित्र हैं जो वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे कि अमन रहे, उनके बच्चे डॉक्टर बने, टीचर बने, कोई पढ़ाई लिखाई करें, अमन है। आज जो रास्ता पकड़ लिया था, डेवलपमेंट का रास्ता कश्मीर ने पकड़ लिया था, वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अभी जैसा कि राज ने बताया कि लास्ट के 1-1.5 महीना बचा है, विंटर्स के बाद जो पासिस बंद हो जाते हैं तब इन्फिल्ट्रेशन मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए ये 1-1.5 महीना वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन करें। तो यहाँ 2 चीजें हो रही हैं, एक तो ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश हो जा रही है जिसको कि सेना और बीएसएफ चेक कर रहे हैं। दूसरी बात जो है सीमा पर ही उनको खत्म किया जा रहा है। दूसरी बात जो आज जो टारगेट किलिंग की जा रही है, गरीब आदमियों को मारा जा रहा है, ये एक स्ट्रेटेजी बदली करवाई है पाकिस्तान ने कि एक जो बिल्कुल अनसिक्योर आदमी है, जिसके ऊपर पास कोई सुरक्षा का साधन नहीं है अपनी जीविका हल करने के लिए, वो अपने आबादी वाले इलाके में वहां मार के निकल जा रहे हैं। तो जब मेरी कुछ बातचीत हुई, वहां पर आम आदमी नहीं है लेकिन कुछ लोग डर के साथ हैं, क्योंकि डर है, एक बंदूकधारी आदमी है, कौन बोलेगा उसके सामने। तो वहां पर थोड़ा सा एक सुरक्षा का माहौल थोड़ा और क्रिएट करने की जरूरत है, जो काफी हद तक हो गया था। अभी थोड़ा सा एक अलग एंगल आया है जहां पर एक सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आम आदमी को जो एक सड़क पे काम कर रहा है उसको कैसे बचाया जाए। हर आदमी को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है इंटेलिजेंस को और पुख्ता करना। जो ऑल ग्राउंड वर्कर्स के लिए जो आज कार्रवाई चल रही है, 600-700 लोगों को धरपकड़ चल रही है, नजरबंद किया जा रहा है, ये चीज जो बड़ी जरूरी है, इस चीज को शायद और आगे बढ़ाया जाए ताकि उनको यहाँ पर सपोर्ट जो मिल रही है, इंटेलिजेंस और शेल्टर जो मिल रही है और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है, वो ना मिले। ये एक तरह से जब वो जड़ कट जाएगी, उनके जड़ कट जाएगी तो अपने आप वो खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात है पाकिस्तान को सबक सिखाना, पाकिस्तान को पता चले, क्योंकि सारे तार वहीं से जुड़े हैं, सबका कंट्रोल वहां से। ये मिलिटेंट तो खाली कठपुतली है, एक बार वहां से अगर रास्ता रुकता है तो ये अपने आप कहानी खत्म हो जाएगी। सचिन।
सिवात साहब, यहाँ से जो है एक तो उनको सबक सिखाना पूरे तरीके से, जैसे आपने कहा कि उनकी एक तरीके से रीढ़ की कमर जो है वो रीढ़ की हड्डी जिस तरीके से टूट चुकी है, ये शायद उसी को लेकर के एक फ्रस्ट्रेशन है। और दूसरा सर, ये कहीं उन लोगों के लिए भी तो सबक है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई इतने हजारों लोग अगर नॉन कश्मीरी वहां पर मौजूद हैं, ऐसा तो है नहीं कि सबको जाकर के पीछे सुरक्षा। ठीक है, मैं एक सेकंड और जो इनपुट आ रहा है उसका रुख करना चाहता हूं, फिर उसके बाद वापस सवाल के साथ लौटूंगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, सेना पुलिस कैंप में लाए जाएंगे गैर कश्मीरी मजदूर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। जो गैर कश्मीरी मजदूर हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको फिलहाल सुरक्षा दी जाएगी, यानी कि सेना पुलिस कैंप में ले जाया जाएगा। राजू केरनी इस वक्त, राजू इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, प्रशासन की तरफ से ये एक सुरक्षा देने का एक कदम हो सकता है, लेकिन जो लोग जो हैं जिनको कैंप में रखा जाएगा, काम करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा और काफी मुश्किल हो जाएगा। ये एक पलायन का जो है दौर शुरू हो जाएगा। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन की तरफ से ये कदम बेशक टाइम बीइंग जो है, अभी उन्होंने इसमें टाइम फ्रेम नहीं बताया कि कितनी देर तक उन लोगों को रखा जाएगा, जहाँ फिलहाल जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए उनको जो है इन कैंप्स में लाया जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो उन मजदूरों को अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए, मजदूरी करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और ऐसे यहाँ ये हो सकता है कि वो मजदूर जो कि सरकारी कामों में लगे हुए हैं, डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं, उन लोगों को कैंप में लाया जा रहा है या किस मजदूरों की कौन सी सेक्शन को लाया जा रहा है, ये सारी चीजें जो है क्लैरिफाई होंगी तो तब पता चलेगा। नहीं तो मजदूरों के लिए खुद आइडेंटिफाई हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा ये। जी सचिन। सिवात साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? तो सचिन, ये मेरे को लगता है स्टेप इन राइट डायरेक्शन है, क्योंकि अभी आप सबको एक प्रकार से सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते और आप नहीं चाहते वो कि कश्मीर घाटी को छोड़ के चले जाएं। तो अभी इससे इसका मतलब है एक नेचुरल स्टेप है कि पहले इनको प्रोटेक्शन दो। सिक्योरिटी फोर्सेज के जो कैंप हैं वो हर जगह हैं, वहां पर डाला जाए, उनको खाना पीना मिले, क्योंकि वो तो रोज नमा जो कमाई करते हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है पहला एम है इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, दूसरा है इनको खाना पीना देना, तीसरा उनको कॉन्फिडेंस देना कि आप जाएं नहीं, ये सिचुएशन कुछ एक दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो एक्ट करेगी। ये OGW और स्लीपर सेल है, इनको खोज निकालेगी और इनको एक एक चुन करके मारेगी, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। ये एक हाइब्रिड वारफेयर है, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि अभी भारत की जो पॉलिसी है उसको पता है कि ये सारा का सारा पाकिस्तान करा रहा है और उसके जो लॉन्च पैड पे और उसके जो स्टेजिंग एरिया है और कैंपों में जो आतंकवादी बैठे हुए हैं वो भी हमारे पास पुख्ता इंटेलिजेंस है। और मुझे लगता है भारत की फौज जो है अभी कार्रवाई करेगी। जिस प्रकार से बालाकोट टाइप किया था, अभी हमारे पास इतना कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, जिस प्रकार से रफेल के अंदर स्कैल्प मिसाइल है जो कि एयर टू ग्राउंड 400 से 600 किलोमीटर फायर कर सकती है। इसका मतलब भारत में रह के ही आप उनको बर्बाद कर सकते हो, वो कैंपों को और वो स्टेजिंग एरिया को। अभी समय आ गया कि पाकिस्तान को एक लेसन सिखाना। ये याद रखो सचिन, मैं बार बार यही बात आ रही है कि ये जो 6 से 8 हजार के जो तालिबान के साथ लड़े थे लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी, वो POK में आ गए हैं, तो वो डेस्परेट अटेम्प्ट करेंगे अंदर आने की। जिस प्रकार से आपके साथी बता रहे थे, ये एक बहुत बड़ी नई ट्रिक है कि ये जो पुंछ रजौरी का इलाका है, सुरनकोट, वहां पर आप इन्फिल्ट्रेट करा लें और फिर वहां पर इतना बड़ा वहां पर आप एक प्रकार से इलाका है जिसको आप ध्यान नहीं दे सकते। ये टेररिस्ट वहां रहे हैं और सर्दियों के अंदर ये कश्मीर घाटी की तरफ आए, ये एक बड़ा चैलेंज है और ये मेरे को लगता है सिक्योरिटी फोर्सेज इसको तोड़ गिराएगी। जिस प्रकार से पूरा कॉर्डन किया, एक नया बदलता हुआ रूप है ये टेररिज्म का, हमें भी इसके साथ जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज हाइब्रिड वारफेयर स्टार्ट कर दिया और इसी प्रकार से अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुझे लगता है वो टाइम दूर नहीं, फायरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये उनको भेजने की कोशिश करेंगे, वो कवरिंग फायर देंगे और भारत की फौज के पास कोई चारा नहीं होगा। जो एडवाइजरी जारी की है ना सर, एक सेकंड, उस एडवाइजरी की कॉपी इस वक्त हमारे पास आ गई है। एडवाइजरी बाकायदा ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एडवाइजरी है जिसमें कहा गया है कि जो नॉन कश्मीरी मजदूर हैं, ऑल नॉन लोकल लेबरर्स, तो उनको बाकायदा शिफ्ट किया जाएगा पुलिस और सुरक्षा बलों की सुरक्षा के बीच एक कैंप में। यानी कि 3 लाइन की एक छोटी सी एडवाइजरी है और यह बाकायदा इसमें लिखा गया है कि जितने नॉन लोकल लेबरर्स हैं
उनको फिलहाल शिफ्ट किया जा रहा है और फिलहाल एसएसपी पुलिस की तरफ से मैं ये देख पा रहा हूं कि पूरी एडवाइजरी के नीचे सिग्नेचर किए गए हैं। सिवात साहब, ये एडवाइजरी सिर्फ इतना कह रही है कि फिलहाल जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा पुलिस कैंप में, सुरक्षा कैंप में। हाँ देखो सचिन, मतलब यह है इनको अभी टारगेट किया जा रहा है। ये निहत्थे आदमी हैं, ये कमजोर आदमी हैं, ये अपना डेली कमाई कर रहे हैं। अगर ये अब अपना बचाव नहीं कर सकते, अगर माहौल खराब है तो ये कश्मीर घाटी को छोड़ के चले जाएंगे। वो भारत की फौज और भारत की गवर्नमेंट नहीं चाहती। तो ऐसे में इनको अच्छा है कि आप पुलिस में या जो आर्मी के कैंप है वहां पर कर दो, वहां प्रोटेक्शन है, वहां उनको खाना पीना मिलेगा और जैसे सिचुएशन ठीक होगी फिर ये दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। क्योंकि ये एक अच्छी मुझे लगता है स्ट्रैटेजी है कि ना कि इनको वहीं पर काम करने दे जहां पर हैं, क्योंकि सब लोगों को प्रोटेक्शन देना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। और ये भी अच्छा नहीं होगा कि ये कश्मीर घाटी को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये कश्मीर घाटी का एक हिस्सा है, इनको वहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है इट इज अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। मेहनत के बल पर रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों की जिस प्रकार नृशंस हत्या की है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं कि टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी के अंदर करके डर का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। चुन चुन कर इन आतंकवादियों का भी हम सफाया करेंगे। जैसे कुछ दिन पूर्व कश्मीर घाटी के अंदर मक्खनलाल बिंद्रू जी जो कश्मीरी पंडित थे, उनके उपरांत वहां सतिंदर कौर जी जो प्रधानाचार्य थी और एक शिक्षक दीपक मेहरा जी और बिहार के वीरेंद्र पासवान जी और मोहम्मद शफी साहब जो कश्मीर के रहने वाले थे, उनके हत्यारों को हमारी पुलिस तथा सेना ने एक हफ्ते के अंदर अंदर उन सब का सफाया किया है। इस प्रकार की निंदनीय घटना और साजिश में इस हत्या में शामिल तमाम आतंकवादियों और उनके समर्थकों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। इन सब का नंबर लगेगा। किसी भी आतंकवादी को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भारत ने हमेशा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सेना, पुलिस तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों ने कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है और बौखलाहट में आके, डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर फिर से किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी दुर्रांत आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सबका हिसाब बराबर करेंगे और सूद समेत इन आतंकवादियों का, इन पाकिस्तानियों का हम हिसाब बराबर करेंगे। रविंदर रैना जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष थे, एक बार फिर से कि उनका कि निहत्थे इन मजदूरों पर हमला करने वाले ये आतंकी, पाक प्रायोजित आतंकी लगातार इनका दमन, लगातार इनके ऊपर अटैक जारी है, जिस कारण से ये फ्रस्ट्रेट हैं और ऐसे हमले कर रहे हैं। Everybody, whether they are locals or non-locals, whether they are Hindus or Muslims, in the same way they have done this heinous crime today. But you will see that in this proxy war, terrorists are being eliminated, their commanders are being killed, and Pakistani elements, they are taught lesson. And you'll see that in the near future, Pakistan shall be defeated its nefarious designs. But I'll definitely say that the local leaders, especially the Kashmiri leaders, the ex-chief minister like Mahbooba ji, they are also responsible for such an atmosphere, because her statements that the Muslims are being discriminated in Kashmir Valley, they are not allowed entry into the mosque, and they are not permitted to say azan, which is a falsehood she is spreading. Moreover, people like her, they are spreading rumor that there is a demographic change. I think this type of atmosphere is also responsible for such an atmosphere, which ultimately leading to Pakistan, leading Pakistan to resort to this sort of heinous crimes. But I'm sure that our central government, our security forces, our UT government will definitely dealing very firmly with such an element, which shall be defeated and eliminated
for their crimes. तो जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम जो कि ये कहते हुए कि फिलहाल उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा जो यहाँ पर इस्लामोफोबिया का डर और तमाम चीजें फैला रहे थे। आज यहाँ पर लगातार उन लोगों को भी सामने आना पड़ेगा किस तरीके से गैर कश्मीरियों की निहत्थे लोगों की सॉफ्ट टारगेट के नाम पर पाक प्रायोजित आतंकवाद में हत्याएं की जा रही हैं। एमएस बिट्टा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिट्टा साहब, 3 निहत्थे बिहार से गए मजदूरी कमाने के लिए मजदूर, उनको आतंकी हमले में मार गिराया गया। ये आतंकवादी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो सचिन जी, पंजाब के अंदर भी सेम ऐसा होता था। सिख भाइयों, सिख जो थे उनको छोड़ दिया जाता था भाइयों को, और हिंदुओं को गोलियों का निशाना बनाया जाता था, और जो कश्मीरी पंडित थे उनको मारा जाता था, बिहार के लोगों को मारा जाता था। तो ये चीज वहां भी होती थी, आज वो कश्मीर में शुरू हो गई। सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या वहां की पॉलिटिकल पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती जो कहती थी तिरंगा झंडा नहीं लहराने देंगे, इनकी जिम्मेदारी क्या है? क्या जिम्मेदारी इनकी पॉलिटिकल पार्टियों को? और मैं आज आपको स्पष्ट बिल्कुल अपने दिल की बात कहूं, डिबेट अगर आप कराते हैं शो में, तो ऐसे आतंकवादियों की मदद करने वालों की डिबेट को लाना बंद कीजिए, इनका बाइकआउट कीजिए। बुलाइए एक्स डीजीपी रहे, बुलाइए बीजेपी के जो प्रेसिडेंट बोले, बुलाइए और सोशल लोग जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, ताकि दुनिया को पता लगे। आपका नेशनल चैनल है, दुनिया को पता लगे इनकी असलियत का। एक तो बेगुनाहों का कत्लेआम करते हैं, एक निहत्थे लोगों को मारते हैं। क्या पंजाब के अंदर हमने अपने शरीरों पे गोलियां नहीं खाई थी? क्या बीजेपी के नेताओं ने गोलियां नहीं खाई थी? क्या कांग्रेस के नेताओं ने गोलियां नहीं खाई थी? सबने हमने गोलियां बम खाए थे। किस लिए? बेसहारा की मदद करने के लिए, हिंदू भाइयों की मदद करने के लिए, मजलूमों की मदद करने के लिए। जो सिख भाई आवाज उठाते थे इनके खिलाफ, उनके लिए खड़े होते थे मौत का कफन बांध के। ये नेता किस लिए है मुझे बताइए? ये यही चाहते हैं ना कि कश्मीर को पाकिस्तान में बना ले, इनकी आधी की तैसी। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। अब इन्होंने शुरुआत की है ना, इन्होंने मारे थे ना 5 जवान, इन्होंने मारे थे ना, एक मेरी बहन को मारा था, एक और कश्मीरी पंडित को मारा था, डॉक्टर साहब को मारा था। उसके बाद फायरिंग शुरू हुआ, गोली से गोली जवाब। इनकी लाशें रोज निकल रही है वहां पे। अब वो बुखला चुके हैं, वो फोर्स से नहीं लड़ सकते। उनके पास एक ही हथियार बचा है, इनोसेंट लोग। वो डॉक्टर की दुकान चला रहा है, एक बहन है वो स्कूल में टीचर है, वो मुस्लिम बेटियों की अपनी पॉकेट से उनकी सेवा करती थी। को गोलगप्पे वाला है, जिनके पास सुरक्षा नहीं, उनको गोलियों का निशाना बना रहे, और ये नेशनल न्यूज बन रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज के बाद अपनी कमेटी बना के फैसला करिए। ये आतंकवादियों के लिए ना खड़े होने वाले, आतंकवादियों की मदद करने वाले, पाकिस्तान की मदद करने वाले, इनका आप बाइकआउट कीजिए। सारे अगर मीडिया के लोग इनका जाहिर सी बात है, हम तो आपने तो देखा होगा, आप भी बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान को जो है मंच दे के अपनी बात, अपना एजेंडा कहने की जो है कोशिश करते हैं। आपको तो मालूम है किस तरीके से हम लगातार जो है देश हित और जवानों की बात करते हैं, और कैसे जो है वो चीज सर्वोपरि है। लेकिन बिट्टा साहब, मेरा सवाल एक ये है कि इस लड़ाई का खात्मा फिर क्या? इस लड़ाई के खात्मे की फ्रस्ट्रेशन ही तो है कि यहाँ पर जो है सड़क पर उतर आया है ये इस तरीके से आतंकी और आम निहत्तों को टारगेट कर रहा है। मेरी बात सुनिए, अपन बात करें, मैं को बीजेपी या आरएसएस या मेरा कोई किसी ने तल्लक नहीं है सरकार से। मेरी एक बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने एक हिम्मत से, जाबाजी से, अमित शाह जी ने 370 धारा हटाई, को गोली चली, को तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, को पत्थर चले। मेरा आपसे सवाल है, अब शुरुआत हुई जब से तालिबान में समस्या खड़ी हुई है, उसी वक्त हमने कह दिया था कि शरारत होगी, और पाकिस्तान के वहां की जो पार्टी है इमरान खान की और प्रवक्ता ने कह दिया था कि हम तालिबानियों के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे, और शुरू कर दी उसने। अगर हमारे प्रधानमंत्री मजबूत ना होते, आज हालात कश्मीर के अंदर, देश के अंदर क्या होते? मेरा आपसे एक सवाल है, मैं वकालत नहीं करता हूँ, क्या पिछले 6 साल के अंदर पूरे देश के अंदर कहीं बम ब्लास्ट हुए? कहीं दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, कहीं बॉम्बे में ट्रेनों में ब्लास्ट चले, या कहीं और गोलियां चली? ये कंट्रोल किया प्रधानमंत्री को साथ किसने दिया? मुझे आप बता दीजिए।
किसने साथ दिया देश के प्रधानमंत्री को? रोज कभी किसान आंदोलन, किसी का हाथ काट दिया जाता है, कभी कोई और समस्या खड़ी हो जाती है, हमें इसी उलझनों में, कभी साइना बाग, इन्हीं उलझनों में प्रधानमंत्री जी को जाके रखा है। भगवान की कृपा है कि वो आदमी फिर भी बहादुरी के साथ इस युद्ध को अकेला लड़ रहा, अकेला, और उसका साथ देने वाली एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं। आओ मेरे सामने बहस करा दो किसी से, ये हमारे प्रधानमंत्री की पोजीशन है, उसमें तो राम जी की, भगवान की कृपा है, लोगों का आशीर्वाद है, वो अभी भी जंग लड़ रहा है हमेशा। अभी भी मुझे एक चीज बताइए, पिछले साल के अंदर किसी ने कहा अरे प्रधानमंत्री जी आपने सर्जिकल ऑपरेशन किया, कमाल कर दी, आपने 370 धारा हटाई, कमाल कर दी, आपने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, आपने कमाल कर दी, आपने ऐसी जड़े से लेके जो दंगे फसाद, गोलियां, बारूद, आपस में भाईचारा, उसने समाप्त कर दिया। और हमने अपने प्रधानमंत्री जी को हमेशा उनको कटहरे में खड़ा किया। क्या हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है? क्या पाकिस्तान के तो नहीं है? जाहिर सी बात है, अगर उरी का जवाब जो है, उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया था, बालाकोट का जवाब भी अगर इस स्ट्राइक से दिया गया, तो जाहिर सी बात है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी फौज सक्षम है इसका बदला लेने में। साथ ही साथ लगातार अगर मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 24 घंटे में ये तीसरा हमला है और ये 4 नॉन कश्मीरी जो है मारे गए हैं, तो साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उनको मारने वाले जितने आतंकी थे उन सबको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। 13 आतंकी अब तक मारे भी जा चुके हैं, 9 एनकाउंटर हो चुके हैं। ये उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टा साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक एडवाइजरी अभी आई है जिस एडवाइजरी में कहा गया है सेना और पुलिस कैंप में लाए जाएंगे गैर कश्मीरी मजदूर। सिर्फ 3 लाइन की एडवाइजरी है, इसी कॉपी जो है जी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। खालिद ये कहते हैं कि आपके जुरिडिक्शन में, यानी कि लोकल शायद थानों को और जितने भी लोग हैं उनको शायद निर्देश है आपके जुरिडिक्शन में जितने भी लोग वहां पर रहते हैं जो कि गैर कश्मीरी लेबरर्स हैं, उनमें शिफ्ट किया जाएगा। देखिए बिल्कुल, ये कल से जो अटैक हुए हैं उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज एक रूम में जाकर ये फायरिंग की गई है वनपो इलाके में कुलगाम के, इसलिए ये एडवाइजरी जो है जारी कर दी गई है। जितने भी इलाकों में, चाहे कुलगाम हो, पुलवामा हो, शोपियान हो, जितने भी जिले हैं, अनंतनाग हो, जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में जितने भी नॉन लोकल्स होंगे उनको ट्रेस किया जाएगा, तो उनको निकटतम सीआरपीएफ, सेना या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के थाने जो है या कैंप्स है वहां फिलहाल शिफ्ट किया जाएगा, जब तक ना इस सारी चेन को तोड़ा जाएगा जिस तरह से कल से नॉन लोकल लेबरर्स पर हमला होते हुए दिखे हैं। क्योंकि 5 अक्टूबर को जो हमले हुए थे उसमें जरूर एक नॉन स्ट्रीट वेंडर जो था नॉन लोकल उसको मारा गया था, लेकिन साथ में 2 स्थानीयों पर भी हमला हुआ था, तो उससे ये स्पेसिफाई कहीं नहीं हुआ था कि नॉन लोकल पर ही कोई निशाना बनाया जा रहा है। तो इसलिए आज और कल अगर हम बात करें जिस तरह से नॉन लोकल्स जो है निशाना बने हैं, उसके बाद ये तुरंत इमीडिएट मोस्ट अर्जेंट करके ये कदम उठाया गया है, और इससे जो आसपास के जितने भी रहने वाले होंगे नॉन लोकल्स जिस जुरिडिक्शन में, जिस पुलिस थाना क्षेत्र में, उनको या तो पुलिस थानों के में या फिर सीआरपीएफ आर्मी के कैंप्स में वो शिफ्ट किया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि देखिए अगर कुल मिलाकर के जो 30 से ज्यादा सिविलियन किलिंग्स हुई उसमें 22 जो है वो लोकल थे, और अब पिछले दिनों जो है ये ट्रेंड आया कि जिसमें नॉन लोकल्स को निशाना बनाया जा रहा है, फिर तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है ना। फिर तो जो लोकल पॉलिटिकल क्लास और जो लोकल लोग जो इस तरह की चीजों को कवर फायर या फिर साथ इनका साथ देते आए हैं, उन लोगों की तो ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि भैया तो किसी पर भी हमला हो सकता है, किसी निहत्थे पर। बिल्कुल, जिस तरह से इस बार किलिंग्स हुई है उसमें अगर आप देखें तो पुलिसकर्मी है जो या तो ऑफ ड्यूटी थे या घरों पे थे, या बीजेपी के कार्यकर्ता थे, अपनी पार्टी का कार्यकर्ता था, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल जो जुड़े हुए थे, लेकिन वो उन पे हमले हुआ करते थे। लेकिन अक्टूबर के महीने में जिस तरह के हमले हुए हैं वो उन हमलों से थोड़ा अलग है, और उसमें जो है वो लोग निशाना बने हैं जिनका शायद किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन से कोई संबंध ना रहा हो, या फिर ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस से वो जुड़े रहे हो, जो जाहिरी तौर पर दिख रहा था। तो उन पर हमले हुए हैं जिसमें एमएल बिंद्रू है, या फिर स्पिंदर कौर है, या फिर नॉन लोकल लेबरर्स हैं। तो इस ट्रेंड को देखते हुए कल से खासतौर अगर हम बात करें जिस तरह से नॉन लोकल्स को ही उनको ही निशाना बनाया गया है, उसके बाद से आज ये कदम उठाया गया है ताकि आने वाले दिनों में
जितने भी नॉन लोकल्स यहाँ पर हैं वो सुरक्षित रहें और उनको सुरक्षित स्थान मिले जहाँ पर वो फिलहाल सुरक्षित रहे, उन पर इस किस्म का कोई हमला न हो। इसलिए इमीडिएट एफर्ट्स यही किए गए हैं कि उनको शिफ्ट किया जाएगा नियर बाय कैंप्स होंगे उनके लोकेशंस के। जी ठीक है, एसपी सिन्हा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? उसके साथ ही साथ मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा एसपी सिन्हा सर कि इस वक्त क्या, जैसा हमने देखा था कि ईदगाह में सुपिंदर कौर और उसके अलावा जो है बिंद्रू साहब की जो वो तो अपनी दुकान पर थे जब उनकी हत्या कर दी गई थी, ऑपरेशंस उसके बाद लगातार चल रहे थे, 13 आतंकी अब तक टोटल मार गिराए गए थे, अब भी उसी तरीके से सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन लगातार चल रहा होगा? ये एकदम चलेगा। मैं करना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अनगार्डेड, अनप्रोटेक्टेड कोई व्यक्ति एक सिटिंग डक है जिहादियों के लिए, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, कुमार इस बार बिहार के मुख्यमंत्री ने दुख जताया है, जो मनोज सिन्हा है उन्होंने बात की है बाकायदा नीतीश कुमार से, और जो दुख जताया है उपराज्यपाल के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे इस चीज का दुख है। 2-2 लाख की आर्थिक मदद की मजदूरों के परिवारों को घोषणा की है। खुद बिहार के सीएम ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मनोज सिन्हा से बात की है, मनोज सिन्हा से फोन पर नीतीश कुमार की बात हुई है और गैर कश्मीरी बिहारी मजदूरों पर इस तरह के हमले पर दुख जताया है और फिलहाल 2-2 लाख की मदद का नीतीश कुमार ने फिलहाल के लिए ऐलान किया है। जाहिर सी बात है उपराज्यपाल ने सुनिश्चित किया होगा कि लगातार डराने की कोशिश है, वहां पर वो लोग जो कि अपनी अर्निंग, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं और वो सुनिश्चित करते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन सुनिश्चित करता है, सुरक्षा बल सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ से कोई पलायन, यहाँ से वो वापस नहीं जा पाएंगे। इस कारण से जो है उन्हें सुरक्षित जगहों पर जो है फिलहाल लेकर के जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसका जिक्र जो है अभी इस एडवाइजरी में भी किया गया था। जी सिन्हा साहब संक्षिप्त में। हाँ, मैं रिपीट करता हूं सचिन कि अनप्रोटेक्टेड, अनगार्डेड व्यक्ति विशेष सिटिंग डक है जिहादियों के लिए। दूसरी बात, ये जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एडवाइजरी इशू किया है, ये फौरी इलाज है, इमीडिएट प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, उनको कैंप में ले जाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा। आपने कैंप में तो रख दिया, तुरंत उसको सुरक्षित कर दिया, उसका दाना पानी आपने खाना दे दिया, सब कुछ दे दिया, मान लिया, उसका धंधा कैसे चलेगा? उसके लिए लॉन्ग टर्म रिव्यू लेना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनको कैसे सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए, प्रश्न ये उठता है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो सिटिंग डक है उनको सुरक्षा कैसे दी जाए, क्योंकि हर एक इंच सेना नहीं कवर कर सकती है सचिन, इट्स नॉट पॉसिबल। हर एक इंच को नहीं कवर कर, हर एक व्यक्ति विशेष को कवर नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। सेना हर एक इंच कवर करने लगी, हर एक व्यक्ति को सिक्योरिटी देने लगी, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए एक एक्सेप्टेबल चीजों को एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट खोजता है, वो एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। अभी कैंप में गया, कैंप से निकलेगा, फिर वो टारगेट बनेगा, फिर न्यूज बनेगी, फिर वो कैंप में चले जाएंगे। तो एक कैंप के अंदर बाहर जाने की जो प्रतिक्रिया है वो तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। फौरी इलाज ठीक है, बहुत बढ़िया, इमीडिएट सोल्यूशन बहुत बढ़िया, बट लॉन्ग टर्म व्यू, ये इस पर तवज्जो देने की जरूरत है सचिन। और जब तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि कहां से स्रोत आ रहा है, कहां से ये समस्या आ रही है, उस स्रोत को बंद करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, उसको क्लिंच करना पड़ेगा। मेजर सिन्हा, क्या हम नहीं जानते हैं इसके सिवात साहब, क्या हम नहीं जानते हैं, सिन्हा साहब और सोही साहब, क्या हम नहीं जानते हैं पाकिस्तान हु इज द एपिसेंटर? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखो, ये इसके बारे में सब पता है हमें कि भाई आज की तारीख में आपको इनको प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि अगर आप इनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे या तो ये एक प्रकार से वल्नरेबल हैं या ये कश्मीर घाटी को छोड़ के चले जाएंगे, वो दोनों बातें ठीक नहीं। अभी आप सबसे अच्छी बात है इनको कैंपों में लाएं और कैंपों के बाद इसके बाद इनको खाना पीना इनको रखें वहाँ। जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, माहौल ठीक हो जाएगा, जिस प्रकार से इनको मार गिराया जाएगा, तब इनको दोबारा ये अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो इमीडिएट एक्शन है, मुझे लगता है ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। देखो, अभी ये एक स्थिति जो पैदा हुई है हाइब्रिड वारफेयर से, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो दीवा बुझने वाला होता है तो फटफटाता है। तो ऐसा है आतंकवाद का माहौल अभी कश्मीर घाटी में, जिस प्रकार से ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अभी 125 के करीब आतंकवादी रह गए हैं, इनकी लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो गई थी, इनके पास इतनी काबिलियत नहीं थी कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला कर रहे। मगर ये कर क्या रहे हैं
कि ये कर रहे हैं कि निहत्थे को टारगेट करके एक प्रकार से कार्रवाई करने की कोशिश करें, मगर ये टाइम आ गया है कि भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है इनको मार गिराएगी, इनको पता लगाएगी, ये OGW और जो स्लीपर सेल हैं, और आने वाले समय में वो तो रहे तवीले हमले, क्योंकि उसके बाद 77 से ज्यादा जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो OGWs की तो हुई हैं, जो ओवर ग्राउंड वर्कर्स की हुई हैं, और उसके बाद वही जो इनके लिए खाद पानी बने हुए थे, वही एक फ्रस्ट्रेशन है। और वो जितने आतंकी जो है इसमें मुलव्वस थे 9, उसके बाद एनकाउंटर और 13 आतंकियों को तो ढेर कर दिया गया। यही तो एक सबसे बड़ी बात है कि इनकी सप्लाई लाइन से लेकर के हर चीज तक जो सुरक्षा बल कट करते जा रही है, उसी चीज का फ्रस्ट्रेशन है। और ये चीज शायद जम्मू कश्मीर का जो है आम नागरिक भी समझेगा, शायद वो सोच वाला कुछ लोग भी समझेंगे, वो लोग कहीं ना कहीं जो उनके लिए अगर थोड़ा कवर फायर देते थे या देते आए हैं कि अब वो आम लोगों को, अगर निहत्थे लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो भैया खुल करके। मीर बाजार चौकी में। ओके, थैंक यू। तो साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी सर। जी न्यूज पे था, बता फटाफट। ये जो अभी जो चल रहा है ये इंटरिम मेजर है, जैसे कि पहले बात हुई कि कुछ समय के लिए, क्योंकि एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना ताकि वहां पे पलायन ना हो, लोग वहां से निकले नहीं, और एक तरह से तब तक सुरक्षा बलों को, क्योंकि हर एक को सिक्योरिटी देना मुश्किल है, एक ऑफेंसिव जिसको कहना चाहिए कि मिलिटेंट्स के खिलाफ और जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनके खिलाफ एक खुला हाथ मिल जाएगा, क्योंकि डिफेंसिव माइंडसेट से हटकर। क्योंकि आज जो मैं एक चीज कहना चाहता हूं सचिन, कि सरकार की सोच आज ऑफेंसिव है, वो डिफेंसिव माइंडसेट नहीं है। और यहां पर भी मैं वही बात देख रहा हूं कि इनको सिक्योर जगह दे दे जहां पर वो रह जाए, पलायन ना हो, और सुरक्षा बलों को खुला हाथ मिल जाए कि एक ऑफेंसिव लॉन्च करें। उनको जो बिलों में छुप रहे हैं, मार मार के जा रहे हैं, उस चीज को कमर तोड़ी जाए, और इस ऑफेंसिव को जो ऑल आउट ऑपरेशन है उसको और तेज किया जाए। सचिन, जाहिर सी बात है। और इसमें फिलहाल मुझे नहीं लगता किस तरीके की कोई कोताही होगी, जब वो कोताही या फिर वो बात सिवात साहब ना केंद्र की तरफ से आई है ना गृह मंत्रालय की तरफ से आई, और इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है होम मिनिस्टर का अभी कुछ दिनों में वहां पर विजिट भी है। हाँ बिल्कुल, देखो सचिन, इसमें ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अभी पाकिस्तान जोर लगाएगा कि अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो जाने वाले हैं कश्मीर घाटी में। इससे पहले ऐसी सिचुएशन दिखाने की कोशिश करेगा वर्ल्ड को कि वहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, और ये एक चैलेंज है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, क्योंकि वहाँ माहौल बहुत अच्छा था। आर्टिकल 370 और 35A के बाद एक प्रकार डेवलपमेंट का माहौल आ गया था, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी थी, पंचायत इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए। इस बार जो टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का हुआ है, वहाँ पर नए कॉलेजेस बने, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और आतंकवाद की घटनाएं भी बहुत कम हो गई थी, पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई थी। NIA ने पूरा इनका जो हवाला मनी को चोक कर दिया था, और रेडिकलाइजेशन में भी फर्क आया था। मैं ये नहीं कहता कमी आई थी, थोड़ा फर्क था, मगर ये जो अभी इनको लगा कि इनकी तो लड़ाई, इनकी तो पूरी गेम खत्म हो गई है, और अब क्योंकि अफगानिस्तान में इन्होंने एक प्रकार से जो करना था वो हो गया, तो अब इनका फोकस मुझे लगता है कश्मीर घाटी का होगा। ये भारत की फौज के लिए चैलेंज है, सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए और पुलिस के लिए, तो हमें एक्शन करना है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने आपको खुली छुट्टी दी हुई है कि अगर जिस प्रकार से सोच विचार सिक्योरिटी फोर्सेज करती हैं, जो एक्शन लेना चाहती हैं वो ले सकती हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है या हिंडरलैंड में। तो ये एक बात बहुत अच्छी है कि आप वक्त का तगाजा देखें, सिचुएशन को समझें और उसके आप एक्शन लें। मुझे लगता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे बार बार ये बात हो रही है कि इस बार क्योंकि इतने आतंकवादी जो बैठे हुए हैं, इनको पंप करने के लिए वो सर्दियों में भी ट्राई करेंगे, क्योंकि सर्दियों में ये मत सोचो कि बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती। मुझे मच्छर ब्रिगेड कमांड की है, जहां पर 20 से 22 फीट स्नो पड़ती है, वो सर्दियों में जनवरी फरवरी में जो स्नो है वो बर्फ बन जाती है, उस पर चलना आसान है, और जो आपकी एल्थी फैंस वो एक प्रकार से बर्फ के नीचे आ जाती, तब भी वो करेंगे, क्योंकि उनका एम है किसी प्रकार से ये जो आतंकवादी हैं इनको कश्मीर घाटी के अंदर डाला जाए। ये बहुत अच्छी बात है, हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत पुख्ता है और हम इनको वहीं मार गिराएंगे, और हमारी सिंगल टीयर नहीं मल्टी टीयर हमारी जो डिप्लॉयमेंट है। मगर आज के तारीख में माहौल बड़ा अलग हो जाएगा। और दूसरी बात, मुझे सचिन एक और बात बताने की कोशिश, जो इस्लामिक स्टेट खोरासन है, जो कि जिसका पगार है अफगानिस्तान में, वो भी बहुत सक्रिय हो रखा है, और उसके स्लीपर सेल आपके हैं केरला में और दूसरे सदर्न स्टेट में।
तो हिंडरलैंड में भी आपको ये फेस्टिव सीजन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है और ये सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक नया चैलेंज है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, भारत की जो पुलिस फोर्सेज हैं, भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्स है, वो सारी मिलके काम करेंगी और वो समय दूर नहीं इनको मार गिराया जाएगा। और अभी भी जो आप बता रहे थे, लास्ट करीब 9 दिन में 13 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, मगर ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। पाकिस्तान को समझना चाहिए निहत्थे आदमी को तो कोई भी मार सकता है, तो ये इससे घरोनी हरकत कुछ नहीं हो सकती। और अभी इसमें भी जिस प्रकार से इनको शिफ्ट किया जाता है अभी सिक्योरिटी कैंप में, मुझे लगता है ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। और आने वाले समय में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल, उनके पीछे भी जाएगी और इनको भी एक प्रकार वही काम करेगी जिस प्रकार आतंकवादियों पे करती है। तो ओवरऑल सिचुएशन इंप्रूव होगी, ये चंद एक टाइम है। और मुझे लगता है इनकी इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं कि ये सिक्योरिटी फोर्सेज का मुकाबला कर पाए, क्योंकि वहां पर 150 के करीब आतंकवादी रह गए हैं। इनके पास हथियारों की कमी है और अम्यूनिशन की कमी है, क्योंकि लास्ट 6 महीने में इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हुई है। और वो जो ड्रोन से ये भेजते थे उसमें भी बहुत ज्यादा चौकन्नापंता आया है आईबी और एलसी सेक्टर में, वो भी नहीं हुआ। तो लगता है ये एक प्रकार डेस्परेशन है पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की, ये डेस्परेशन में कर रहे हैं कि निहत्थे लोगों पे एक जो हमला किया जा रहा है, इससे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन क्या हो सकता है। हमें वर्ल्ड में इसको पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए, इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाना चाहिए और आने वाले समय में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में करे। और ये जो 24 तारीख को मैच है ना, ये भी प्रेशर डाल के आईसीसी को कहना चाहिए कि ये जब आप अपार्थेड में साउथ अफ्रीका को खेलना बंद कर दिया था, तो पाकिस्तान को कैसे अलाउ कर रहे हैं हम? एक जो टेररिस्ट स्टेट है, आईसीसी को 90% भारत फंड करता है, वो फंड को चोक करें और उसको नहीं खेलने दें, क्योंकि पाकिस्तान डज नॉट डिजर्व टू बी अ डिसिप्लिन स्टेट। ये एक आतंकवाद की स्टेट है। जी राजू, ठीक है, राजू केरनी, ये इस वक्त जो कि ऑपरेशंस लगातार चल रहे थे, जो पुंछ से खबर आई थी और उसके जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में जो बॉर्डर स्टेट्स में, आपने कहा था इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहाँ पर सीज़फायर वायलेशन भी आगे बढ़ेगा। फ्रस्ट्रेटेड है कश्मीरी, फ्रस्ट्रेटेड है वहां पर जो है आतंकी, और वो कहना कि इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान है वो इन्फिल्ट्रेट करवाना चाहते हैं। फिलहाल कैसी इंटेलिजेंस इनपुट्स थी और उनको फॉइल किया गया था? देखिए, जो सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिल रहे हैं उसमें उनका ये कहना है कि जब से 15 अगस्त के बाद से, जब यहाँ पे तालिबानी जो है उनके साथ लड़ने वाले जैश ए मोहम्मद और लश्कर के जो मिलिटेंट थे पीओजेके में वापस आए, और उसके बाद जो है जो पीओजेके का जो इलाका है वहां पे हलचल जो है वो तेज हो गई है। कुछ नए कैंप जो है वहां पे बने जो है वो देखे गए हैं, वहां पे काफी लोगों की हलचल देखी गई है। इसको देखते हुए सुरक्षा बलों की तरफ से उस पूरे इलाके में पहले से ही जो है सुरक्षा जो है काफी जो है टाइट कर दी गई थी। लेकिन उनका ये भी कहना था कि ये उनके लिए एक चिंता का विषय इसलिए भी हो सकते हैं कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो पिछले दिनों जो इनपुट मिले थे उनका उसके मुताबिक था कि लगभग नए 20 जो है टेरर कैंप जो है उस पूरे इलाके में जो है वो नए जो है दो एस्टेब्लिश किए गए हैं। और टेरर कैंप्स जो हैं, जो इस पर जो टेरर कैंप का जो कहना था सुरक्षा बलों का कि वो टेरर कैंप्स जो हैं लोगों के घरों में हैं, जहाँ ऐसे स्ट्रक्चर्स में हैं जिनको हम कैंप नहीं कह के एक टेम्परेरी शेल्टर कह सकते हैं, तो उन जगहों पे बनाए गए हैं। जैसे वहां पे जो कैंप्स जो है बनाए गए हैं, जैसे मोला शरीफ का जो कैंप है पाकिस्तान पीओजेके में जो है बालाकोट से अपोजिट, इंडियन बालाकोट के अपोजिट जो है वहां पे एक दरगाह है, उसके अंदर जो है बड़ा भारी वो कैंप बनाया गया है, और उसके इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं, गांव हैं, वहां पे कैंप बनाए गए हैं। तो इन सारे कैंप्स में जो है वो मिलिटेंट्स को आके ठहराया गया, क्योंकि उसी जगह से इन्फिल्ट्रेशन रूट जो है वो डाइवर्ट होते हैं। तो इसी तरह से वही रास्ता आपने बताया कि शोपियां की तरफ जाता है, वही रास्ता आतंकी जो है वहीं से इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर कैंप बनाए गए हैं। और कैंपों को, जैसा कि तमाम हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यही डर है पाकिस्तान को भी, या फिर वो अफगानिस्तान के साथ कुछ तालिबान की मदद लेकर के भी अगर पीओके में आया है कि उन कैंपों को कहीं वहीं ना वहीं ध्वस्त कर दिया जाए, इस कारण से सिचुएशन को जो है अनरेस्ट किया जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.